जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल के फेसबुक लाइव पर। जैसा कि आप अभी पढ़ रहे हैं, गरीबों के मसीहा, गरीब लाचार जो भी लोग हैं उनके मसीहा बनकर, मददगार बनकर हमेशा हर वक्त खड़े रहने वाले तुराब न्याजी, जन अधिकार पार्टी के युवा नेता, रोहतास जिले के एक ऐसे युवा नेता जो हर वक्त गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, वो अभी चंद मिनटों में हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे खास कुछ बातचीत करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। आप लोग शेयर भी करें। बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे तुराब न्याजी जी, जो रोहतास जिले के एकमात्र युवा नेता हैं जो गरीबों के लिए मददगार बन करके हमेशा हर पल खड़े रहते हैं। गरीब हो, लाचार हो, कोई जिनको मदद की ज़रूरत हो, या फिर सरकार की आवाज़ उठाने के लिए मदद, गरीब लोगों के तक सरकार की कोई योजना नहीं पहुंच रही है, उनको लेकर आवाज़ उठाना हो, तो तोराब न्याजी जी के बारे में क्या कहा जाए, जो भी कहा जाए बहुत कम है। आप पे हमेशा देखते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी खटोला का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो कि तोराब न्याजी जी ने वहां पर जा करके उस वीडियो को बनाया था। और वो हर वक्त ऐसे ऐसे तमाम जगहों पर पहुंचते रहते हैं जहां जहां गरीबों के साथ अत्याचार होता है। वो खड़े होकर के सामना करते हैं, उन्हें लड़ते हैं और उन्हें लड़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं कि लड़े अपने खिलाफ। अगर आपके खिलाफ, गरीबों के खिलाफ कोई है तो उनसे लड़ने के लिए भी अपील करते हैं। तो कुछ ही मिनट में तुराब न्याजी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तुराब न्याजी जी, अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो अभी तक आपका रिक्वेस्ट नहीं आया है, आप हमारे साथ बने रहें। हसन आरजू साहब, अभी मैं आपका रिक्वेस्ट आपको ऐड नहीं कर सकता हूं, अभी तो राब न्याजी जी से बात होगी। एक ऐसे युवा नेता, रोहतास जिले के एक ऐसे नेता हैं जिनको हर वक्त देखा जाता है सिर्फ जरूरतमंदों के लिए खड़े रहते हैं। और उनके बारे में क्या कुछ कहा जाए, लफ्ज बहुत कम पड़ जाते हैं उनके बारे में। तो अब तो राब न्याजी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बस ऐड हो ही रहे हैं तुराब भाई। तुराब से डिक्लेन हो गया, आप फिर से रिक्वेस्ट भेजें मुझे। तुराब न्याजी जी, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं आप तो फिर से रिक्वेस्ट भेजें। आप, आपका डिक्लाइन हो गया रिक्वेस्ट, फिर से आप रिक्वेस्ट भेजें। तुराब न्याजी जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप अपना रिक्वेस्ट फिर से भेजें। जी, मैं ऐड कर रहा हूँ आपको, रिक्वेस्ट आ गया आपका। तुराब भाई, सासाराम ब्यूटीफुल के फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। पहले तो तुराब जी, आपके बारे में क्या कुछ कहा जाए, मेरे पास लफ्ज नहीं है। भी जो था मैंने आप बोल दिया, लेकिन आपकी तारीफ में बोलने के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं। रोहतास जिले अरे के ये एकमात्र युवा नेता जो लगातार गरीबों के लिए मददगार बन करके, मसीहा बन करके हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये आपका आपके लिए बड़प्पन है, तारीफ आपकी करने के लिए मेरे मोहब्बत है। पास लफ्ज कम पड़ते हैं। नहीं नहीं, ये तो आपका आप, बड़प्पन, आपकी मोहब्बत है, वरना मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जिनको जरूरत है उनके वक्त पे खड़ा रहा जाए, निस्वार्थ भाव।
जो हमने सीखा है वही मेरा काम है बस। और हत्ता इम्कान मेरी कोशिश होती है कि एक दूसरे के काम आया जाए। थैंक यू। जी बिल्कुल। तो राज जी, अब हम चलते हैं, कुछ सवालात आपसे करने हैं। तो हम सीधा सवाल जी। जवाब पे चलते हैं। तो राज जी, अभी कुछ दिनों पहले उड़न खटोला का आपने वीडियो वायरल किया था। तो आप वहां थे, वो वीडियो काफी वायरल हुआ। तो वो आपने आंखों देखा हाल क्या था वहां का? आप अपने बयां कीजिए, आप आंखों देखा हाल बताइए लोगों को, क्या था वहां का मंजर? देखिए, कई फेसबुक पोर्टल या न्यूज़ चैनल वालों के लिए वह खबर थी, विपक्ष के लिए एक समस्या या एक मुद्दा। लेकिन जो असल चीज इन सब के बीच रह गई है वो दर्द है। और उस दर्द में जो लोग जी रहे हैं, असल दर्द को वही लोग समझ सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें आप देख रहे होंगे कि पूरे पहाड़ के सिर्फ 2 या 3% की चढ़ाई के बाद मैं हाँफ रहा था वीडियो बनाते वक्त, या मैं बोल नहीं पा रहा था और मुझे जी पानी जी। चाहिए था। आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग अगर 2% का ये हाल है तो 98% का सफर कैसे तय किया होगा। और उसके बाद फिर वो अपने घर पे उनको वहां पे 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है पहाड़ी चढ़ाई के बाद, ये पथरीले रास्ते पर जहाँ कहीं मिट्टी, कहीं नाला, कहीं कीचड़। और इन तमाम चीजों से गुजरने के बाद जब इंसान घर पहुंचता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर अभी 10 मिनट बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ती हो तो वो फिर से कैसे हॉस्पिटल आएंगे, कौन सा सफर होगा। तो बात ये है कि अगर एक घर में कोई बीमार है तो उसके पीछे कम से कम 5 लोगों को बीमार होना पड़ता है बैकअप के लिए, कि 2 लोग खटोला उतारने में आधा उतारेंगे, आधा चढ़ाएंगे, या इस तरीके के बांस पर लेके। और मेरा बहुत मासूम सा सवाल ये है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से। आप शराबबंदी जैसे नाकाम कानून को लाया है क्योंकि आपके पास आइडियाज नहीं है, आपको वो तरीका नहीं है काम करने का। मैं तरीका इसलिए दिखा रहा हूँ एक पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री को, कि जो अपने सनक के आगे पूरे राज्य के रेवेन्यू को बर्बाद करने पे तुले हों। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस शराबबंदी की सनक ने आप सब कुछ लगा रखा है दाव पे, उसी सनक के आगे आपको ये क्यों नहीं दिखता कि हेलीकॉप्टर से शराब माफियाओं की रैकी कराने की जरूरत कहाँ आ रही है? हेलीकॉप्टर से बालू माफिया या और तमाम भू माफियाओं की रैकी की जरूरत कहाँ है? जरूरत एम्बुलेंस की है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो एम्बुलेंस की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं है, बस नीति आपकी ठीक है, नियत ठीक नहीं है। सरकारी व्यवस्था में अधिकारियों का बहुत सारा रोल रहता है, अच्छे लोग आते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, रूडी जैसा कोई सांसद आता है और अपने ही एम्बुलेंस में जहाँ के मरीज ना ढुला के बल्कि बालू और शराब की तस्करी होती है। तो इसको आपको समझना होगा। दूसरी चीजें आपको ये देखनी है कि अगर आपकी नीयत साफ है, मैं कहता हूँ शराब बंद होने से शराब खुले रहने में जो बहुत खास फर्क यही है कि पहले लोग खुल के पीते थे, अब छुप के पीते हैं। पहले ज्यादा देसी पीते थे, अब ज्यादा, पहले विदेशी पीते थे, अब ज्यादा देसी पीते हैं। तो देसी पीने से जिला में आप ये मान के चलिए कि हर जिला में महीने में 10 मौतें होती हैं। डेटा आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि मरने वाला गरीब है, और गरीब का कोई डेटा कहाँ होता है, वो तो चुनावों के वक्त डाटा में आते हैं। तो अब उनकी बात कौन करेगा जो लोग मरे हैं? अगर उनका जिक्र होगा तो विपक्ष का घेराव सरकार की तरफ होगा, सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा। और उन तमाम तक जवाब देने में सबसे बड़ी जो कमी रह जाएगी वो माननीय जिला अधिकारी को सरकारी फंड से देना होगा मुआवजा, जो जिसको ये लोग अपने बाप का समझते हैं। और इन तमाम तर समस्याओं से आखिर पूछेगा कौन सवाल? लोग मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं? आदमी की जान की कोई कीमत है या नहीं इस मुल्क में? तो सवाल तो है ना। अब अच्छा, मरने वाला कौन है? मरने वाला सिर्फ इंसान है ना। वो दलित है ना, ब्राह्मण है ना, हिंदू है ना, मुसलमान है ना, पठान है ना, अंसारी है। सिर्फ और सिर्फ उसकी एक जात जो है वो इंसानियत की जात है। और मर जरूर इंसान रहे होंगे, लेकिन मौत जो है वो इंसानियत की हो रही है। इन तमाम तर पे अधिकारियों को अपनी सोच को उजागर करना होगा, बड़ा करना होगा, कुछ अच्छा सोचना होगा। मैं तो सीधा इल्जाम लगा रहा हूँ माननीय जिला अधिकारी महोदय रोहतास, कई बार पहाड़ आए, बड़ी अच्छे भाषण देते हैं, अच्छा लगता है सुन के। यंग हैं, यूथ हैं, एक नया बदलाव ला सकते थे। मगर ये सिर्फ काम से भागने वाली बात होती है। वरना क्या आपको नहीं पता है कि किस मुसीबत से आप उन पहाड़ के रास्तों पे चढ़ते हैं? क्यों नहीं उस सड़क निर्माण की बात होती है? माननीय मुख्यमंत्री ने बदहाली देखी है हमारे क्षेत्र की, कई बार वो आए हैं। क्यों नहीं वो बात करते हैं किला के डेवलपमेंट की, चौरासन मंदिर के डेवलपमेंट की, सकबबल शहीद दरगाह के डेवलपमेंट की? आखिर कौन लोग किसी दूसरी दुनिया से, एलियन से विकास की उम्मीद रखें क्या हम? तो बहुत ये इन तरह का दर्द है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, अपना अपना जो टर्म है वो काटना चाहते हैं। ये लोग 5 साल का टर्म काटने में लगे हैं, और अधिकारी जो हैं वो अपना ट्रांसफर का इंतजार करते हैं कि आज ये जिला में बेवकूफ बनाओ, कल दूसरे जिले में जाएंगे। तो ये सब बातें महज बातें हैं, वरना बात
अगर कुछ होती तो खटोला का वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ था, या जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने और चैनलों ने, और खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप जैसे बेहतरीन लोगों का जिन्होंने बहुत साथ दिया उस मुद्दे पे, तो अब तक कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए थी फौरी। कुछ नहीं तो कम से कम उन लोगों से, जो जिम्मेदार लोगों से सवाल हो जाना चाहिए था, मगर नहीं, कहीं कोई ना सवाल हुआ, ना कोई जवाब, ना कोई बातें। तो तकलीफ है इन बातों का। तो राव जी, इस मुद्दे को लेकर आपने माननीय सांसद छेदी पासवान जी से भी मिले थे और उन्हें लेटर सौंपा था। उन्होंने आश्वासन दिया है आपको कि वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? आश्वासन, अब आजाद भारत से लेके आज तक लगभग आजादी को 75 साल हुए हैं। 75 साल में आश्वासन के सिवा मिला ही क्या है जनता को? माननीय छेदी पासवान के लिए कोई मुद्दा नया नहीं था। आज से 1 साल पहले भी मैंने ही वीडियो वायरल किया था। देखिए, दरअसल होता क्या है कि लोग को समझ में नहीं आती है कि समस्या कहते किसको है। वो एक जो बाप दादा के वक्त से ढोते चले आए हैं जहनी गुलामी के तौर पे। आजाद हमारा देश जरूर है, लेकिन आज हम जहन से आजाद नहीं हो पाए हैं, अभी तक गुलामी ही है। हमको लगता है कि अधिकारियों से डर के या मिल के काम करने में ही भलाई है। मैं कहता हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ जनहित के मुद्दे पे, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अगर अधिकारी कोई बुरा मानता है तो मानता रहे ना। ज्यादा से ज्यादा वो आपका क्या कर सकता है? सबसे पहले वो यही करेगा कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा करेगा, जो कर भी रहे हैं बहुत सारे अधिकारी अपना नाम चमकाने के लिए। दूसरा, इससे ज्यादा वो खुश होगा तो हो सकता है कि आपको जेल में सड़ाए। तीसरा, इससे ज्यादा कुछ कर सकता है कि सड़क पे कहीं दौड़ा के मुंह में कपड़ा बांध के जंगल में ले जाके आपका एनकाउंटर कर दे। हर हाल में मरना किसी को तो है ना। तो अगर एक मेरे मर जाने से इस खित्ते में, इस क्षेत्र में, इस जिला में इनकलाब आता है, तो एक तुराब की कुर्बानी से अगर इनकलाब आता है तो 1000 तुराब ऐसे मरने को तैयार पड़े हैं। आप कोशिश तो कीजिए। जब देश गुलामी की जंजीर में जकड़ रहा था तो उस वक्त भी इस मुल्क के लालों ने अपने सर पे कफन बांधा था। मेरठ से लेके दिल्ली तक के सड़कें उलमाओं के खून से लाल थी। खौलते तेल में पंडितों को खौलाया गया था। क्यों? जो लोग इन गुलामी के खिलाफ और इन अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ बोल रहे थे, वो मारे गए। मगर उसके बदले में हमें आज आज़ादी मिली है ना। कम से कम हम अपने तिरंगे के सामने सर से शान के साथ सर उठा के ये कहते तो हैं कि मेरा भारत, मेरा तिरंगा। तो जरूरत है आज़ादी की कि लोग कहें मेरा रोहतास। अधिकारियों की गुलामी वाला रोहतास नहीं, नेताओं की चापलूसी वाला रोहतास नहीं, हमारा रोहतास। हम रोहतास वासियों का रोहतास, जिसमें लगभग लगभग 50 लाख लोग बसत करते हैं। तो इनकी फिक्र की और इनकी जिम्मेदारी कि 7% योगदान है हमारा इस रेवेन्यू में। और आप जिला का आंकड़ा लगाएं, अगर एक जिला 7% आपको रेवेन्यू देता है। एक वक्त में हम 13% दिया करते थे, जिस वक्त हमारा पहाड़ चालू था। आज सिर्फ बालू और दूसरे पदार्थ से बिहार के रास्तों में अगर 7% हमारा योगदान है, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच जो सबसे अहम चीज है कि आखिर हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। क्यों नहीं कोई कारखाना है हमारे यहाँ? क्यों जो कारखाना है वो अपनी गुंडई पे लगा हुआ है? तो सवाल तो पूछना होगा ना मेरे भाई। तो राव जी, हमने एक वीडियो आपका देखा था। एक मंदिर में स्कूल चल रहा था, उसमें भी कुछ समस्या थी। उसके बारे में आप डिटेल से बताइए कि क्या कुछ आप वहां गए तो आपको क्या नजर आया था, उसमें क्या कमी थी, उसके बारे में बताइए आप। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई माननीय अखिलेश सिंह जी का, जिन्होंने मुझे ये कम से कम ये समझा कि तुराब भाई शायद कुछ कर सकते हैं। उनका पूरा योगदान रहा, वहाँ के लोगों का योगदान रहा, आकिब खान जी हैं उनका योगदान रहा, मुन्ना खान जी के साथ हम लोग गए, आतिफ खान, सोनू खान, खादिम अंसारी साहब। जाने के बाद जो हम लोगों को रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट यही था कि वहां से हम शराबियों को भगा नहीं सकते थे, क्योंकि एक मंदिर की पवित्रता धूमिल हो रही थी। रोज वहां बैठ के लोग शराब पीते थे और वहीं जुआ खेलते थे। आप अंदाजा लगाइए कि जिस मंदिर के लिए इस मुल्क में दंगा हो जाता है, शहर के शहर जला दिए जाते हैं, उस मंदिर की पवित्रता किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई हो, भंग करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आस्था का सम्मान करना हमें हमारे इस्लाम में सिखाया गया है, और हम आस्था का सम्मान करते हैं। कतई चाहेंगे कि हम उनके खुदाओं का सम्मान ना करें, ताकि वो बदले में हमारे खुदाओं का सम्मान ना करें। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसलिए जब हम वहाँ पे पहुंचे तो देखा कि वह यकीनन हालात बुरे थे। गंदगी, नाले का पानी बगल से निकलना, वहाँ पे गंदगी मंदिर पे, और उसके साथ साथ लोगों का, जुआ खेलने वाले लोगों का, बैड एलिमेंट्स की भीड़। और इन तमाम चीजों के बीच ये था कि वहाँ एक डर का माहौल था। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे, जब हम लोग पहुंचे, कुछ लोग सामने आए, उनका दुख यही था कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे किसी तरह की उचित व्यवस्था नहीं है। फौरी तौर पे हम लोगों ने बात की और वहाँ पे एक स्कूल कायम किया। हमारी 2 बहनें वहाँ पे पढ़ाने लगी।
पढ़ाई की जो चीजें हम लोग भिजवा सकते थे वहां तक भिजवाने का सफल प्रयास रहा, कामयाब भी हुए अल्लाह के करम से। उसमें बड़ी चीजें रहीं, लोकल लोगों का अच्छा साथ मिला, तो उन तमाम लोगों को दिल से शुक्रिया। और इस तरह के एक नहीं 1,000 स्कूल को हम चलाने की ताकत रखते हैं या सोच रखते हैं आप लोग, आप जैसे भाइयों की मदद से, कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे वहाँ पे। और ये स्कूल चल रहा है वो, और वहाँ पे लगभग 50 से 60 बच्चे रोज पढ़ रहे हैं। उनकी तमाम चीज़ों के इंतजाम की जिम्मेदारी हमारे सर पे होती है। जब जब जरूरत पड़ेगी हम वहाँ खड़े मिलेंगे। तो राब जी, कल 7 मार्च है और 7 मार्च को लेकर के जन अधिकार पार्टी के बारे में काफी कुछ न्यूज आ रही है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है वो, पूरा विस्तार से बताइए, उसे डिटेल से। देखिए 7 मार्च हो या 7 अप्रैल, सड़क पे आपको सिर्फ एक नेता नजर आएंगे, पप्पू यादव। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आप ले लें। बिहार में आधा जिला जो है, 38 में से 19 जिला हमेशा से बाढ़ में ग्रस्त रहने वाला जिला है। और आधा जिला इत्तेफाक से सुखाड़ में ग्रसित रहता है। तो बाढ़ और सुखाड़ में दोनों में बराबर दुख में शरीक होने वाला एकमात्र नाम पप्पू यादव। आप बेहतर समझते होंगे। कहीं कोई कोरोना तो पप्पू यादव, कहीं कोई दंगा तो पप्पू यादव, कहीं कुछ खेल तो पप्पू यादव। मतलब लोगों की खुशी और लोगों के गम में बराबर शरीक होने वाला, जात और धर्म के नाम से ऊपर उठ के 13 करोड़ बिहारियों के लिए जीने वाला नाम पप्पू यादव, जो हारने के बाद भी लगातार सड़क पे है। कहाँ है वो लोग जो जीते हैं? मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मंत्री विधायकों से सवाल कर रहा हूँ कि आखिर आप कहाँ हैं? किस अभाव में आप जी रहे हैं? बिहार बर्बाद हो रहा है हमारा। तो माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाते लगाते हम लोग थक गए हैं। कल राज्यपाल महोदय से बात करेंगे हम, अपनी बात रखेंगे, अपना दर्द रखेंगे और बताएंगे हम कि देखिए अभी हम परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि फिर से किन कोई मुद्दों को सरफिरा लेकर जेपी के के स्टाइल में आए। राज्यसभा जाने का ये वो है? देखिए सबसे पहला तो मुद्दा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और हर हाल में चाहिए। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि हम किसी भी कीमत पर महिला सुरक्षा के नाम पर कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। तीसरा हमारा मुद्दा है कि अधिकारियों के पास ये अकूत संपत्ति आती कहाँ से। चौथा ये है कि आप तमाम अधिकारियों का डीएनए टेस्ट कराएं और उनसे जिन जिन लोगों के डीएनए में शराब निकल रही है उन लोगों को फौरी तौर पर तत्काल बर्खास्त करें। चौथा हमारा ये मुद्दा है कि जो भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया और तमाम तर माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है, सरकारी मंत्री, सरकारी अधिकारी या सरकार का, उन लोगों से बाज आ जाए। इस तरह की मांग को लेके जो अहम मुद्दे हैं उनकी तरफ, मांग को लेके कि बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बच्चों पे हमला क्यों हुआ, छात्रों के हित की बात कौन करेगा, तो इन तमाम मुद्दों पे हम लोग कल राज्य भवन मार्च है और उसमें हम मुखर नजर आएंगे अपनी बातों के साथ। माननीय पूर्व सांसद श्री हम लोग सड़क। जी, आवाज आ रही है तो राब जी? जी आवाज आ रही हाँ। तो हमारा अगला सवाल था आपसे कि 1 मिनट, एमएलसी चुनाव को लेकर के एक सवाल है हमारे पास। अभी आज ही है। एक जी न्यूज आया है कि जन अधिकार पार्टी जो है तो कांग्रेस के साथ मिलकर के एमएलसी चुनाव लड़ेगी। जी। तो और आपसे आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी, सवाल कंप्लीट है। हाँ, सवाल मैं कर रहा हूँ कि रोहता ये पूरे बिहार में जो एमएलसी चुनाव होने वाला है उस पे जन अधिकार पार्टी जो है तो कांग्रेस के साथ आ चुकी है। तो इस पर आपकी क्या जी प्रतिक्रिया है? देखिए आज साथ आने या साथ ना आने का सवाल नहीं है, साथ देश और बिहार को बचाने का सवाल है। नहीं एकदम नहीं, बिना बिहार में किसी ही एक तरफ, लाग लपेट। बिहार में ही एक तरफ जन अधिकार पार्टी जो है तो विपक्ष पे सवाल करती है, मैं बता विपक्ष पे सवाल मैं जी और आज एमएलसी चुनाव को मैं लेकर बता आप साथ खड़े हैं। एकदम हम वैचारिक रूप से हर उस व्यक्ति, हर उस संगठन के साथ हैं जो जिनका विचार हम माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी से मिलता है या हमारी पार्टी से मिलता है। हम क्या बात करते हैं, हमको क्या चाहिए? खुद के लिए माननीय पप्पू यादव ने कभी मंत्रालय नहीं कहा कि किसी पार्टी से राष्ट्र सरकार में हमारी भागीदारी होगी। अगर वो करना होता तो वो कर रहे होते। उनके विचार जो है वो 13 करोड़ बिहारियों के लिए, और 13 करोड़ बिहारियों के हित में यही है कि इन फांसीवादी ताकतों को भगाया जाए, इन अधिकारीगिरी या माफियागिरी वाली ताकतों को भगाया जाए।
उसको भगाने के लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे एक आना होगा। तो वैचारिक रूप से हम कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए कि देश में एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही है। और अगर इस परिवार को मजबूत करना है तो पूरे भारत से अच्छी विचारधारा के लोगों को चाहिए कि वैचारिक रूप से समर्थन दें अपना। नहीं, कभी कभी अभी से पहले एमएलसी चुनाव से पहले भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस थी, कांग्रेस पर भी जन अधिकार पार्टी निशाना साध रही थी, लेकिन अब साथ है। देखिए, वक्त तय करता है कि कब क्या करना है। तो हो सकता है तब संगठन बचाना हो, आज देश बचाना है, बिहार बचाना है। तो बिहार बचाने की लड़ाई में कभी भी संगठन सर्वप्रथम नहीं है। आज अगर नीतीश कुमार जी कह दें कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, तो हो सकता है। मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन जितना मैं पप्पू यादव जी को जानता हूं कि 13 करोड़ बिहारियों के हित में वो कुछ भी कर सकते हैं। वो व्यक्ति विशेष के हित में या बिहार को पार्टी विशेष के बचाने हित के में कोई लिए फैसला नहीं और लेते हैं। आपने हमारा, मैं रोकना चाहूंगा आपको, बिहार को बचाने के लिए राजद भी तो लगातार विशेष दर्जा का मांग कर रही है, तो राजद के साथ क्यों नहीं गई जन अधिकार बहुत पार्टी? अच्छा सवाल है। राजद को एक मौका 15 साल तक जनता ने दिया था चलाने का, उस वक्त उनको विशेष राज्य दर्जे की याद क्यों नहीं आई? चलिए, आप कहेंगे कि ये बहुत पुरानी बात हो गई, 30 साल पुरानी बात आप छेड़ रहे हैं, 20 साल पुरानी बात। मैं कहता हूँ जब 5 साल पहले जब राजद के साथ सरकार में नीतीश कुमार जी आए थे, उस वक्त डिप्टी सीएम हुआ करते थे माननीय तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तेज प्रताप यादव जी। उस वक्त ये सूरत क्यों नहीं बनी कि विशेष राज्य को दर्जे की बात की जाए? कितना वक्त लगता है मुझे ये बताइए ना। या माननीय मुख्यमंत्री को तो जब साठगांठ करना होता है, भाजपा के साथ सरकार चलाना होता है, क्यों नहीं ये सिंगल एजेंडा या सिंगल मैनिफेस्टो पे काम करने को तैयार हो जाते हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? आखिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? मेरा सवाल यही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से आम जनमानस या आम जनहित की बात करती है, और उस लड़ाई तो आप जी, कल 7 मार्च को जो राज्यसभा का घेराव है, तो उसमें रोहतास जिले से कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं वहां? लगभग 500 लोग के आसपास। रोहतास एक बड़ा बदलाव देने जा चलिए रहा तो। है बिहार को। और ये अच्छी बात ये मैं बताऊं कि शायद 50 लोग पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और 450 लोग पप्पू यादव जी के समर्थक होंगे। कल नौहट्टा से 2 बसें, अकबरपुर से मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि 2 मिनी बसें, एक बस अकबरपुर जहां से मैं आता हूं, और रोहतास प्रखंड से 4-5 स्कॉर्पियो, अलग अलग लोग जो भी अपने अपने 4 व्हीलर से जा रहे हैं। और ये लोग खुद खर्च करके पहुंच रहे हैं, हमारे पास ना लेने को है ना देने को है। लेने वाली बात तुराब न्याजी शायद आखिरी सांस तक न कर पाए कि अगर पापियों और इन भ्रष्ट अधिकारियों से या फिर ये भ्रष्टाचारियों से अगर पैसा लेना हो, एक बूंद भी आखिरी हो, तो मौत कबूल है, लेकिन इनसे पैसा लेना नहीं। और देने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है खर्च करने को। निस्वार्थ भाव से आप जब राजनीति करते हैं तो आपके पास कुछ होता नहीं है। मैं तो बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ना कि कहीं खर्च ही नहीं होने देते हैं। आप ये देखिए कि एक प्रचलन था कि पत्रकार लोग पैसा लेके किसी के बारे में कुछ करते हैं। और ये सच्चाई भी है, जो कि अखबार चलेगा कैसे, ऐड से ही चलता है। लेकिन आज तक ये मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए या जो कह लीजिए कि आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। उल्टा पत्रकार कई बार अपनी गाड़ी भेजते हैं कि जाइए तो आप भाई वहां जाइए। पत्रकारों का जितना साथ मिला है, आम जनमानस का साथ मिला है। कई बार ऐसी कोई पब्लिक प्रोग्राम हम करते हैं, दूसरे दूसरे लोग आके कहते हैं कि अलग अलग दल के लोग कहते हैं कि नहीं, इसका खर्चा हम दे देंगे, हमको मालूम है आपके पास नहीं होगा। तो अच्छी बात है ना। और ये मैं यही कह रहा था कि 500 अगर लोग पहुंच रहे हैं, कमो बेश हो सकता है 400 हो, और ये भी हो सकता है कि 600 हो। जिस तरीके की कॉल या जिस तरीके का रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से लोग काफी होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। कल लगभग पटना में 20,000 लोग होंगे, जिसमें से हमारा एक छोटा योगदान होगा हमारे जिले से। और यही मैं कहना चाहता था कि अगर 50 लोग जन अधिकार पार्टी के होंगे तो 450 लोग पप्पूवादी होंगे, जो पप्पू यादव को उनके काम पे चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत तेजी से विस्तार हुआ है जिला में हमारा, और लोग जानना शुरू किया, लोगों की बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं पब्लिक ऐप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, तमाम तर चैनल के माध्यम से, जो भी कुछ पोर्टल चला रहे हैं जो लोग, आप बखूब जानते हैं। तो रात से जाने से पहले एक सवाल है। आप लगातार लोगों के लिए जी। इतना कुछ करते हैं, आप
ये इतनी एनर्जी और पॉजिटिविटी आपके पास आई कहाँ से? लोगों के लिए हर वक्त आप खड़े रहते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा जवाब दूंगा कि जब आप पप्पू यादव जी के साथ रहते हैं और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ते हैं। 63 साल जिंदगी सर्फ थी खिदमत खल्क के लिए। हम उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों में से हैं, उनके कदम की धूल भी हमारे लिए बड़ी पाकीज़ा है। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी को जिसने करीब से पढ़ा होगा, सुना होगा, वो जरूर मुझ जैसा गुनाहगार भी छोटी सी कोशिश करेगा इंसानियत के काम आने की। और मेरा कोई भी ऐसा मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, दर्द से जुड़ा होता है। मैं मुद्दों की नहीं, मैं दर्द की बात करता हूँ। मुद्दतों पिछड़ापन है, एनर्जी अल्लाह की तरफ से आता है। यकीनन है कि एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ फर्श के सारे खुदाओं से दुश्मनी ले रखे हो। इस वक्त में अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि प्रखंड लेवल से लेके जिला और पटना तक के सारे अधिकारी मुझसे खफा हैं। चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे वो अंचल के लोग हों, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे लोग हों, अलग अलग ब्लॉक के डीएम साहब हों, एसपी साहब हों, डीएफओ साहब हों, वन विभाग हो, हॉस्पिटल हो, सीएस महोदय हों, अलग अलग विभाग के कई मंत्री हों, कई विधायक हों, कई सांसद हों, बड़े तकलीफ है उन लोगों को मुझसे। और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम भ्रष्टाचारी और हरामखोरों को तकलीफ तो होने लगी है। मुझे इस बात की खुशी है। कई उद्योगपति, कई माफियाओं को तकलीफ है मुझसे, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात का फर्क है और खुशी है कि कुछ अच्छे लोग जिनके मुंह से जुबान खींच ली गई थी, दोबारा उनको आवाज आने लगी। तो यही एनर्जी है हमारी, यही काम है हमारा। खोने के लिए ही हमने दिल्ली और पटना छोड़ा है। सब कुछ दिल्ली में ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, मगर आज दिल्ली को छोड़ के अगर रोहतास के खाक छान रहा और यहाँ के धूल फांकने पड़ रहे हैं, तो बस इसीलिए कि एक जुनून है रोहतास बदलने का। दो चीजें होंगी, या तो रोहतास बदल जाएगा या रोहतास के लोग बदल जाएंगे। अगर रोहतास बदलने में वक्त लगा तो रोहतास के लोग ऐसा बदल जाएंगे कि देश और राज्य की सरकार फिर रोहतास से तय होगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए रोहतास के लोगों का पैर छूना होगा, तभी बन पाएंगे। और ये इनकलाब आएगा, और इस इनकलाब में सबका समर्थन मिल रहा है। अच्छी बात यही है कि किसी जात और किसी धर्म का भी मुझसे अलग होना नहीं है, मेरा साथ होना है। और तमाम तर जगह बड़ी इज्जत, बड़े सम्मान मिल रहे हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब का, और उसके बाद आप सबका, जिन लोगों की वजह से जो माध्यम बन रहे हैं हमारे। चलिए तुराब भाई, आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर काफी अच्छा लगा। अपना बहुमूल्य समय मुझे भी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जो भी आपका। लोग इस वीडियो को आप देख रहे हैं अच्छा उनसे कर रहे हैं, गुजारिश है आपके लिए कि और वीडियो आपके को चैनल शेयर के लिए जरूर बहुत करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके धन्यवाद और तुराब आपके जी। चैनल के लिए और बहुत जो ढेर भी सारी दर्शक शुभकामनाएं। हमारे मैं भी, वीडियो, बल्कि मैं भी अनुरोध करूंगा आपके दर्शकों से कि अगर कोई देख रहे हैं तो जरूर शेयर करें, और जितना हो सके इस पेज को लाइक करें, क्योंकि ये पेज आपकी आवाज हो सकता है, आपकी बात करने का एक चैनल सासाराम ब्यूटीफुल। तो आप इसको बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाएं और एक खुशनुमा माहौल हो, अमन परस्त माहौल हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, और उन तमाम लोगों का जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, जो शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुराब जी। धन्यवाद।